तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं बच्चे आप लोग। सब बढ़िया होंगे। तो पिछला क्लास जो है आप लोग का लगातार जो जैव प्रक्रम का जो भाग है वो इसका अंतिम भाग अब चल रहा है उत्सर्जन तंत्र। और इससे देखने में टॉपिक बहुत छोटा है और समझ में भी नहीं आता है, लेकिन आज जो आप लोग को समझाएंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपको लास्ट में दिखाएंगे भी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए और बने रहिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है विद्या वायरस। तो जुड़िए और बीच में आपको कुछ कहानी भी बताएंगे मजेदार, जो बच्चे पढ़ के गए थे और बहुत अच्छे से याद किए और बोर्ड एग्जाम में लिख के भी आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। और इसका पहला जो वीडियो है वो हृदय की संरचना के बारे में था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, काफी बढ़िया वीडियो है और बहुत अच्छे से समझाया गया। तो आज हम लोग जो बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ये बताइए कि हमारे शरीर में उत्सर्जन करने के लिए ऐसा बहुत सारा अंग होगा। तंत्र का मतलब तो बताए थे कि अंगों का समूह, बहुत सारा अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं जिसको बोलते हैं तंत्र। लेकिन आज किसके बारे में बात करेंगे? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, उसी को बोलते हैं हम उत्सर्जन। और ये जो काम है बहुत सारे अंग मिलकर करते हैं। जब बहुत सारे अंग मिलकर करेंगे तो इसी को बोल देते हैं क्या? उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या शामिल है, कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, हमारे जो शरीर में मूत्र बनता है वो कैसे बाहर निकलता है, जिसके बारे में पूरी कहानी के द्वारा समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपसे पूछे तो आप हमें क्या बताएंगे? जैसे आपको मान लीजिए खड़ा करा दिए, बोले कि हाँ बताइए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। सिर्फ याद रखिएगा कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और ये काम जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंग मिलकर करते हैं, इसीलिए उससे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ये पूरा आपका डिफिनीशन लिखा हुआ भी है बोर्ड पे कि उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र है जो हमारे शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी व लवण को बाहर निकालता है। ये डिफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग मिलकर ये काम करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कोई कोई नहीं होता है कि अभी जैसे आपको समझाएं, अगर आप पूरे फोकस कर रहे होंगे या फिर लिख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब इसी बीच में से एक बार ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो एक बच्चे को खड़ा करा दिए। बच्चे को खड़ा करा तो बोले कि चलो, वो जानते थे कि क्लास में थोड़ा सा वीक है, वो पढ़ता नहीं, लेकिन खड़े कराए, पूछे कि बताओ उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो तुरंत बता दिया। तो क्या पता चला कि वो जो है ना, वो किसी के दिखाने के चक्कर में वो बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा था। अब बगल वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में कि हाँ जाने कि वो पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कम से कम पढ़ तो रहे हो, आप भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन से तंत्र शामिल होते हैं। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र में जो अंग होते हैं वो एक होते हैं हमारे फेफड़ा। शरीर में तो जानते हैं कि फेफड़ा होता है कि नहीं? फेफड़ा के बारे में भी पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। त्वचा, क्या होती है? त्वचा। उसके बाद क्या होती है? लीवर और किडनी। ये पूरा जो तंत्र मिलके उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब फेफड़ा से क्या निकलता है उत्सर्जन तंत्र के? मतलब उत्सर्जन का मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ है, तो हमारे शरीर के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हमारे फेफड़े में रह जाता है और बाहर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फेफड़ा जो है वो अपशिष्ट पदार्थ मतलब क्या निकाल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। एक है स्किन, जो हमारी स्किन से कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो गर्मी में जब पसीने निकलते हैं, तो पसीना क्या है? वो हमारे काम का तो नहीं है, उसे आप रखेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। काम काम का है जो हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे? पसीना भी बाहर निकलता है, तो बाहर निकला मतलब वेस्ट हो गया, मतलब अपशिष्ट हो गया, तो ये भी बाहर निकला। अंग है इसलिए बोल दे उत्सर्जन तंत्र का ये अंग है। फिर लीवर से जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो लीवर निकालता है, जिसको कहते हैं यूरिया। यूरिया अब किस में निकलता है, मूत्र कैसे निकलता है, इसी के बारे में जानना है। और किडनी, किडनी का काम क्या होता है? तो किडनी का काम होता है कि रक्त जो होता है वो किडनी में पहुंचता है। इसका काम होता है कि रक्त को छानना, और छान कर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? किडनी। समझे कि नहीं? तो ये चारों तंत्र के बारे में अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे पूरा ये मिलके काम करते हैं। इसका तो किडनी का क्या काम हो गया? रक्त को छानना। यूरिया का क्या काम हो गया? यूरिया के फॉर्म में कौन निकलता है बताइए? यकृत का काम हो गया यूरिया को निकालना। और त्वचा का काम हो गया पसीना को निकालना। और फेफड़ा का काम हो गया CO2 को निकालना। बोलिए इतना समझे कि नहीं? आगे बढ़े। अब देखिए क्या क्या काम करते हैं कौन कौन से अंग मिलके।
तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कि हमारे शरीर में जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है। नाइट्रोजन हमारे शरीर में कहाँ से आता है? तो नाइट्रोजन आता है कि जैसे आप प्रोटीन लिए, तो प्रोटीन में जो होता है वो पाया जाता है कि आपका कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसी नाइट्रोजन से जो होता है, यही नाइट्रोजन, यही जो होता है कि शरीर में सबसे हानिकारक है। एक होता है आपका अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3, जो सबसे जहरीला होता है और सबसे हमारे शरीर में खतरनाक होता है। अगर ये मतलब अमोनिया जो होता है वो खतरनाक होता है। वो अमोनिया जो होता है वो किसमें पाया जाता है ये भी बताएंगे। एक होता है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, और एक आपका होता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? यूरिया का होता है। अब बारी बारी से समझेंगे कि क्या होता है, अमोनिया कैसे बाहर निकलता है, यूरिक अम्ल कैसे बाहर निकलता है, और यूरिया कैसे बाहर निकलता है। एक बात समझ लीजिए कि जो अमोनिया है, अमोनिया को बाहर निकलने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जो होता है वो पानी की आवश्यकता होती है। अब बहुत अधिक मात्रा में पानी, तो पानी सबसे अधिक बताइए कहाँ मिलेगा? तालाब में। और तालाब में कौन रहता है? मछली। तो स्वाभाविक बात यह है कि अमोनिया निकालने का जो काम होता है शरीर से बाहर कौन निकालता है? तो मछली जितना भी रहती है नदी में, वो मछली जो होती है वो अमोनिया रिलीज करती है। और अमोनिया का जो गंध, इसीलिए जब मछली उछली मरती है तो वो बहुत जो होता है वो सड़ा हुआ गंध आता है, बहुत ज्यादा स्मेल करता है। एक यूरिक अम्ल, अभी यूरिक अम्ल कौन निकालेगा? तो यूरिक अम्ल जो होता है वो निकालता है जितने भी हो गए आपके पक्षी, रेप्टाइल्स, मतलब जो होते हैं। अब आगे इसके बारे में बात करेंगे। यूरिया कौन निकालता है? तो यूरिया मतलब हम लोग जैसे मानव और जो होते हैं वो एम्फीबियन। एम्फीबियन कहने का मतलब होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। मतलब जो धरती पे भी रहे और जो पानी में भी रहे उसी को बोलते हैं एम्फीबियन। अभी इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि अमोनिया हमारे शरीर में सबसे जहरीला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। और यूरिक अम्ल जो होता है वो उससे कम जहरीला होता है, मतलब उससे कम, सबसे मतलब उससे कम होता है यूरिया, और सबसे कम जहरीला जो होता है वो होता है यूरिक अम्ल। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो बताइए इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। जो भी आपको दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि आपका बड़ा भाई, आपका सर, जो भी आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर समझ में नहीं आया, वो बिल्कुल बताएंगे। और कमेंट करते रहिए ताकि मजा आता है। जब ऑफलाइन क्लास करते थे तो बच्चे को काफी मजा आता था, क्योंकि आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर अगले क्लास में बताएंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो कुछ कुछ बीच में पूछते रहिए। देखिए, तो अमोनिया के बारे में हमने समझ लिया था कि अमोनिया कौन निकालता है। तो अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होती है तो पानी सबसे अधिक कहाँ मिलेगी? नदी में। और नदी में कौन रहती है? मछली। अब बात करेंगे हम यूरिया के बारे में। अब यूरिया कौन निकालता है? देखिए, वो कम हानिकारक, कम हमें हानिकारक किससे? अमोनिया से। जो अमोनिया, फॉर्मूला क्या बताए थे? NH3। अमोनिया से ये कम हानिकारक होती है। और यहाँ होता है मध्यम। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, क्योंकि हमारे जो टाइप राइटर है वो कभी कभी रात में नींद में रहते हैं, और आपके लिए काफ़ी हम लोग मेहनत करते हैं कि ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले। और आपका जब एग्जाम आएगा तो उस समय क्रैश कोर्स लाएंगे, वो पूरा NCERT के बेस पे होगा, और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ रहिए, जितना करीब रहिएगा उतना हमको मजा आएगा, तो आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए, तो मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कहने का क्या मतलब कि मध्यम मतलब बहुत ज्यादा जल का जरूरत किसको होती है? अमोनिया को, लेकिन मध्यम मात्रा में होती है। उदाहरण हो गया आपका उभयचर, एक होता है स्तनपायी। स्तनपायी का एग्जाम्पल, स्तनपायी किसको कहते हैं? तो जिनके, याद रखें कि शरीर पे बाल होते हैं। और स्तनपायी किसको कहते हैं? जिनके पास स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि कहने का मतलब क्या होता है कि दूध, मतलब जिनमें दूध बनता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्तनपायी। और उभयचर क्या होते हैं? कि जो जल और स्थल, मतलब स्थल मतलब धरती, दोनों पर रहता है, उनको क्या बोलते हैं? उभयचर। और उभयचर का पूछा था कि उभयचर का ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि उभयचर कौन होता है। तो उभयचर का एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन होते हैं? मेढक। उभयचर का एग्जाम्पल कौन हो गए?
याद रखिए कौन, मेढक। और स्तनपायी में तो याद होगा कि जैसे बताइए स्तनपायी में कौन कौन हो गया, जो दूध देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, जिनके शरीर पे बाल होता है। अब आपसे 3 एग्जाम्पल पूछते हैं कि आप हमको बताइए कि यहाँ पे जो होता है यूरिया किस में रिलीज होगा। पहला आपको ऑप्शन देते हैं, यूरिया किस में बनता है। कमेंट करके आपको बताना है कि यूरिया किस में बनता है। आपको ऑप्शन देते हैं, पहला गाय, दूसरा भैंस, तीसरा मानव। बताइए। और चौथा हम नहीं जानते सर, हम नहीं जानते सर। अगर ये कहोगे तो समझो कि तुम किसके काबिल हो। मतलब आप जो है अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर हमारा दिल टूट जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं ना, तो समझिए। देखिए यूरिया किस में बनता है, तो गाय। गाय में देखिए किसके शरीर पे बाल होते हैं, दूध देती है, मतलब क्या हो गई ये, स्तनपायी, और मतलब मैमल्स। और इसमें क्या, भैंस, भैंस का वही है मानव। मानव में भी होता है कि जो लेडीज होती है वो क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। और क्या होता है कि दूध भी बनता है, जिससे बच्चे बच्चे जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये तीनों जो होता है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन नहीं लगा देना कि हम नहीं जानते हैं सर, नहीं तो जानते हैं ना आप। चलिए, तो इतना समझ गया कि यूरिया जो होता है वो यूरिया किस में निकलता था। जब यूरिया के बारे में पूछा, तो जितने भी मानव होते हैं और जितने भी ये एम्फीबियन मतलब उभयचर होते हैं, वो समय क्या निकलते हैं, यूरिया। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि यूरिया, ऑप्शन दे देगा कि बताइए यूरिया किस में निकलते हैं, अमोनिया किस में निकलते हैं, यूरिक अम्ल किस में निकलते हैं। इसीलिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बताइए आगे। चलिए, अब एक बार ऐसे क्लास में पढ़ा रहे थे तो बोला कि सर आप तो लिखे मानव, तब मानव मतलब क्या होगा कि जैसे मान लें कि पुरुष, तब इसमें बोल दिया कि एग्जाम्पल बताइए कि 2 एग्जाम्पल दे दिया, बताइए कि सर राम और सीता, राम और सीता में से दोनों में जो है वो कौन स्तनपायी कौन है। तो हम तो बहुत सोच में पड़ गए कि बताइए कहाँ तक सोच रहे हैं आप लोग। तो ये स्वाभाविक है कि जिसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है जो बच्चे को जन्म देता है, बताइए राम बच्चे को जन्म देगा। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं लोग। जब ऑफलाइन क्लास में रहते थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे कि ऐसा ऐसा सवाल पूछते थे कि क्या बताया आप। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा मस्ती करते रहिए ताकि आपको समझ में आए। तो आप ये समझ गए कि यूरिया को जो होता है वो अमोनिया की तुलना में बाहर निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं किसके बारे में, तो यूरिक अम्ल के बारे में। यूरिक अम्ल जो होता है ये सबसे कम जहरीला नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। देखिए ये सबसे कम जो होता है वो जहरीला नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। इसे हटाने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि मध्यम मात्रा में पानी किस में चाहिए था, यूरिया को निकालने के लिए। और इसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में जो होता है वो पानी की आवश्यकता होती है। यह जो होता है यही जो है आपका महत्वपूर्ण है कि यह और ये जो होता है वो, ये जो होता है और सोर्स या पेस्ट के रूप में उससे। अब बताइए, अब वो नहीं होता है कि अब गांव में गए एकदम लगा के बगल में क्या है कि बाराती है, एकदम पूरा बन ठन के आप एकदम तैयार होकर जा रहे हैं, तैयार होके और गए और एक पेड़ के नीचे जाके एकदम ऐसे बैठे हुए, यहाँ पे ऐसे देख के खड़ा होकर सोच रहे हैं कि आज तो बारात में जाएंगे तो एकदम कपड़ा पहने हुए मस्त। जब बाद में अब गए तो मालूम चला कि ऊपर से क्या था, चिड़िया आया और चिड़िया का क्या किया, ऊपर से अपना जो मटेरियल है वो पहुंचा दिया। आपको लगा क्या ये कहाँ से आ गया। और वो किस टाइप का होता है, तो अर्ध ठोस, मतलब पूरा क्या होता है, ठोस नहीं होता है। अर्ध ठोस कैसा होता है, पानी के जैसा होता है। वही जो निकलता है उसी को हम कहते हैं यूरिक अम्ल। तो कभी कभी और याद है, पता है कि चिड़िया जो होता है वो कहाँ देखता है कि जब भी देखेगा कि आदमी कहीं बैठा हुआ है तो ऊपर से क्या करेगा, आदमी देखेगा यहाँ बैठा हुआ है तो और कहीं नहीं जाएगा, खाली जगह में नहीं जाएगा, जहां पे देखेगा इंसान खड़ा है वहीं पे जाके वो अपना वो क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल देता है। और आपको क्या करता है, आपको बर्बाद करता है। फिर जाइए कपड़े चेंज कीजिए, आपका जितना भी सपना था वो सब खत्म। फिर आप जाके क्या करते हैं कि देखते हैं उसको, भला बुरा सुनाते हैं कि यहीं पे करना था, लेकिन क्या कहिएगा, उसको समझा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके तरह वो तेज है नहीं। तो देखिए, इसे हटाने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो जान गए कि क्या मतलब जितना भी होता है, जैसे यूरिक अम्ल के बारे में पढ़े, यूरिया के बारे में पढ़े, और मतलब और इसके पहले क्या अमोनिया। तो अमोनिया और यूरिया के तुलना में यूरिक अम्ल को निकालने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यह अर्थ सोर्स ऑफ पेस्ट, जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितने भी आप देखते होंगे, पक्षी हो गए, कीड़ा हो गए, या फिर जो
छिपकली देखे होंगे, छिपकली से बहुत को तो डर लगता होगा। चलो कमेंट में लिखिए किनको किनको छिपकली से डर लगता है, एक रामबाण उपाय बताएंगे जिससे छिपकली आपको देखते भाग जाएगा, कमेंट कीजिए। उदाहरण में देखिए तो क्या क्या होता है, जैसे कीड़े हो गए, इंसेक्ट, सरीसृप हो गए, और पक्षी। सरीसृप को मतलब जानते हैं कि जो रेंग के चलते हैं, और पक्षी का मतलब तो जानते हैं कि पक्षी जितने भी होते हैं, और कीड़े का मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े हो गए। तो आपको कमेंट में कीड़ा का 3 उदाहरण, सरीसृप का 3 उदाहरण और पक्षी का 3 उदाहरण बताना है। ये तीनों का उदाहरण जो है आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो याद रखिए कि यूरिक अम्ल जो होता है वो किसमें किसमें निकलता है, तो पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए और कीड़े हो गए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कि कौन क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कितना का, 7 करोड़ से 1 रुपए कम, क्योंकि 1 रुपया जो है दक्षिणा में रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में यूरिया किस में निकलता है। पहला आपको ऑप्शन देते हैं पक्षी, दूसरा देते हैं सरीसृप, तीसरा मानव, और चौथा हमको ना पता गुरुजी। बताइए क्या लगा दे ऑप्शन, कौन सा लॉक किया जाए, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक कर दे, बताइए। अच्छा हमको ना पता गुरुजी, इसे बोलिएगा तो फिर कहाँ जाइएगा, मतलब पिटाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से। तो बताइए पक्षी तो किसमें आ गए, पक्षी क्या रिलीज करते हैं, यूरिक अम्ल। सरीसृप यूरिक अम्ल। मानव जो होते हैं वो मानव के बारे में बताते हैं कि मानव क्या रिलीज करते हैं, यूरिया। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या करना है, नहीं लगाना है, समझे कि नहीं, बोलिए मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया किसमें, ये पूरा इसका जो हो गया ये यूरिक अम्ल का कहानी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जो मेन है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में कभी कभी आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि मानव उत्सर्जन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मानव उत्सर्जन का मतलब क्या है, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तंत्र का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अंग मिलकर काम करते हैं, और मानव मतलब मानव के शरीर में बहुत सारे अंग मिलकर अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र। मतलब मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना। मतलब जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है। अब देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। देखिए तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इसको बोलते हैं हम क्या, किडनी। यहीं से जो होता है वो दो जो होता है जिसको बोलते हैं कि धमनी से ये जो होता है ये ब्लड आया किसमें, ये जो ये आता है इसमें लाल लाल जो होता है वो रक्त आता है किसमें, किडनी में। अब रक्त जो है वो किडनी में आया। अब किडनी में आने के बाद जो होता है कि ब्लड जो होता है वो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, छाना जाता है। और रक्त जो होता है रक्त का छानना, ये किसका काम होता है, किडनी का छानना। और जो बच जाता है इसमें, इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये रक्त छना गया, बाकी जो बच गया जितने भी मटेरियल है जैसे ग्लूकोज ये सब होते हैं कि बाकी जो होते हैं वो रक्त के साथ चल जाते हैं जहाँ पे जरूरत है अवशोषण है। बाकी जो जल बच गए वो जल जो होता है वो किसके फॉर्म में आ गया, मूत्र के रूप में। और ये जो होते हैं मूत्र के रूप में, अगर यहाँ पे आपको 2 नली दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। याद रखना है कि मूत्र वाहिनी। ये जो दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं मूत्राशय। और ये जो होता है ये होता है मूत्र मार्ग, मतलब यहीं से जो होता है वो मूत्र बाहर निकलता है। ये आपका तो किडनी हो गया, यहाँ पे हो गया धमनी, इसी में होता है। अभी आगे इसकी पूरी अभी जो है वो पढ़ेंगे कि कैसा इसका संरचना होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले खून आया, किडनी में आया, किडनी छान दिया, और छानने के बाद जो बच गया हमारा क्या, जल अवशिष्ट पदार्थ। और बाकी जो बच गया उसको क्या किया, यहाँ पे
मूत्रवाहिनी। अब देखिए ये भी मूत्रवाहिनी, ये भी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय है, इसमें क्या है, दो किडनी है और एक मूत्र मार्ग है। अब पूछा जाता है कि बताइए मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो एक जोड़ा किडनी, जिसे कहते हैं ना दुकान पे जाते हैं कि जूता लाइए, तो जूता कभी भी क्या मिलता है, जोड़ा में, तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पे दो है, मतलब एक जोड़ा किडनी। बताइए मूत्रवाहिनी कितना है, एक जोड़ा। मूत्राशय कितना है, सिर्फ एक। और मूत्र मार्ग कितना है, एक। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या शामिल होता है। तो याद रखिए कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या शामिल होता है। देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, एक जोड़ी किडनी, दो हो गए। अब बताइए एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी क्या होती है, मूत्र वाहिनी। एक हो जाएगा मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, यही सब जो मिल के पूरा क्या बनाते हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब किडनी कैसे काम होता है, तो याद रखिए किडनी का काम होता है क्या करना, खून को छानना, ये पूरा प्रोसेस होता है। याद रखिए इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। इसी को हम क्या कहते हैं, यही जो होता है वो होता है ब्लाडर, है ना। ये आपका किडनी हो गया, ये मूत्र मार्ग हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इतना कोई समझने में दिक्कत है। ये जो होता है कि कभी कभी आता है, ये एग्जाम में हम पूछ लिया जाता है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या शामिल है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें जो होता है कि कभी कभी आप जाए, मतलब कभी कभी आप जाते होंगे डॉक्टर के पास, जैसे पटना में जाइएगा, एम्स हो गया आपका, आईजीएमएस हो गया। हालांकि भगवान ऐसा ना करे कि किसी को जाने का कभी जरूरत पड़े, लेकिन कभी बाय द वे आप कभी देखे होंगे या फिर कभी गए होंगे, तो उस डॉक्टर का जो केबिन है वहाँ पे सब डॉक्टर का अपना नाम लिखा होता है कि अब जैसे हृदय का डॉक्टर है तो कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा लिखा रहता है। तो यहाँ पे देखिए किडनी के बारे में आप जाएंगे तो किडनी पे जो होता है वो लिखा रहता है, किडनी के पास जो इसका किडनी का जो अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो किडनी के बारे में, किडनी कैसे खराब होता है, तो किडनी खराब होने का बहुत सारा रीजन होता है जो आगे बात करेंगे। किडनी होता कहाँ है, किडनी होता कहाँ है ये पता है। आपको लगता होगा किडनी यहाँ होता है यहाँ, लेकिन किडनी यहाँ नहीं होता। किडनी कहाँ होता है, किडनी इसी के सामने जस्ट यहाँ पीछे होता है। इसलिए जब भी आपको दर्द होगा, जब पथरी उथरी हो जाता है तो यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है। तो यहाँ पे जो होता है वो अध्ययन जो करता है किडनी का उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और जो विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। इसका आकार जो होता है वो राजमा की तरह होता है, राजमा देखे हैं, वो राजमा की तरह इसका आकार होता है। इसका वजन जो होता है वो कितना होता है, तो 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक। फॉर्म निर्माण जो होता है, मेन जो किडनी का जो निर्माण होता है, वो किडनी का क्या काम है, तो किडनी जो होता है वो निर्माण क्या करता है, मूत्र का। और काम इसका क्या है, खून को छानना। पूछा जाता है कि इसका बताइए वजन तो हो गया, इसका लंबाई, तो लंबाई भी याद रखिएगा कि इसका लंबाई जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर। मोटाई पूछा जाता है, तो मोटाई जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर। बताइए अभी बताएं कि इसका क्या क्या नाम है, बताइए तो इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, किडनी। ये बताइए इसको क्या बोलेंगे, मूत्राशय। इसको क्या बोलेंगे, बताइए, मूत्राशय बोलेंगे। हम बोले मूत्राशय तो यस सर, यस सर, यही पढ़ रहे हो। ये क्या है, ये आपका है मूत्र, ये आपका क्या है, मूत्र वाहिनी। ये क्या है, मूत्राशय। और ये जो हो गया आपका मूत्र मार्ग। याद रखना है और आपका होमवर्क रहेगा कि घर से आपको नोटबुक में डाउन जितना भी लिख रहा है वो नोट कर लीजिए, वो आपके काम का है। इसको नोट करके रखना है, ये काम आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आता है कि फोटो बनाइए, मानव सर्जन के बारे में समझाइए। अभी जो एक क्वेश्चन बताएंगे जो एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लास्ट तक बनाइए, लास्ट में 2-3 ऐसा क्वेश्चन है। और इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन का सीरीज है वो पूरा लेके आएंगे। तो ये देखिए इतना समझ गया कि क्या होता है कि मानव में जो जो अध्ययन करता है किडनी का, नेफ्रोलॉजी जो विशेषज्ञ होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट। इसका आकार जो होता है वो राजमा की तरह होता है। वजन जो होता है 120 से 170 ग्राम होता है। निर्माण जो होता है वो मूत्र का निर्माण होता है। किडनी का काम होता है मूत्र का निर्माण करना। मूत्र का निर्माण जो होता है वो किडनी में ही होता है। और इसका काम जो होता है वो होता है ब्लड को छानना, मतलब रक्त को छानना।
अब देखिए, अब आते हैं किडनी के बारे में, समझते हैं कि किडनी का क्या क्या काम होता है। तो किडनी के बारे में बताया था कि यहाँ पे देखिए किडनी में जो होता है वो वृक्क धमनी होता है। यहाँ पे ये वृक्क धमनी होता है, और वृक्क धमनी से जो होता है वो खून जाएगा, और खून जाने के बाद, धमनी से जाने के बाद यहाँ पे जो होता है वो जाएगा कहाँ पे, किडनी में। और किडनी में जाने के बाद जो होता है उसमें क्या होगा, धमनी का काम होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाना। अभी हार्ट में हम लोग पढ़े इसके पिछले वाला जो वीडियो में। तो ये ऑक्सीजन रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त लेके आएगा, और जैसे यहाँ पे होगा वो ऑक्सीजन युक्त लेके आएगा तो वो जो रक्त छन जाएगा किडनी के द्वारा, वो शरीर के जो अंग है उसमें चला जाएगा। और जो बाकी जो बच जाता है वो बिना ऑक्सीजन का वो फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, शरीर के विभिन्न अंग तक। जो किसके द्वारा जाता है, तो वृक्क शिरा के द्वारा। जो वृक्क शिरा कैसा होता है, तो ये होता है नीला। याद रखिए, पूछा जाता है कि वृक्क शिरा कैसा होता है, नीला। और इसमें जो होता है ऑक्सीजन वाला होता है, इसलिए ये लाल होता है। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो बच गया, यहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण होगा तो यहाँ पे होती है मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी यहाँ पे जाके मिल जाती है, यहाँ पे एक ब्लाडर होता है, फिर यहाँ से जो होता है मूत्र बाहर निकल जाता है। तो यही होता है, वृक्क धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को वृक्क तक पहुंचाती है। वृक्क तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो वृक्क धमनी का। ये सब नोटबुक में, आप कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये सब आपके काम आएगा। और देखिए, वृक्क शिरा में यूरिया की मात्रा न्यूनतम होती है, क्योंकि यूरिया युक्त रक्त बनता है, इस कारण से यकृत यूरिया की मात्रा अधिकतम होती है। मतलब कहने का ये, क्योंकि यूरिया युक्त रक्त बनता है इसलिए इस कारण यकृत में यूरिया की मात्रा अधिकतम, मतलब लीवर में जो होता है वो यूरिया की मात्रा क्या होती है, अधिकतम होती है। यूरिया युक्त रक्त में बनता है इसलिए यकृत में यूरिया की मात्रा। पूछा था कि यूरिया की मात्रा जो होती है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो लीवर में। चलिए, और इसलिए क्या बोलते हैं लीवर को, जो बोलते हैं कि लीवर को क्या बोलते हैं, कि जैसे हमारे किचन में बोलता है ना कि मसाला वसाला पकता है, तो इसे लीवर को बोलते हैं कि लीवर भी ये क्या है, फैक्ट्री है। अब देखिए, इसी के बेस पे एक सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के 10th क्लास में दिया हुआ है कि नेफ्रॉन की संरचना को समझाइए, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, इसके कार्य विधि को लिखें। ये पूरा समझिए और 5 नंबर लेके जाइए वापस। मतलब बोर्ड एग्जाम में आप समझिए कितना का आपका तैयारी हो रहा है। जितना भी आप नंबर जोड़ के रखे, और डेली डेली आपको जोड़ के रखना है कि सर मेरे 5 नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, ऐसे करके जोड़ना और पहुंचा देना है कहाँ तक, अंतिम तक, कि आप टॉप कर पाए। कितना नंबर लाना है, पूरा मिला के आपको लाना है साइंस में 99, यही टारगेट है। क्योंकि विद्या वायरस जो चैनल है आपका, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लेके नंबर भी आए। पहले ऑफलाइन क्लास चलता था, कभी आप बच्चे आएंगे तो आपसे रूबरू भी कराएंगे। उस समय तो होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे क्लास चल रहा है तो बहुत सारा होता था कि कुछ बच्चा शायरी, एक बच्चा जो है वो कभी कभी एक बोले कि एक गाना सुना, तो वो होता है कि थोड़ा सा गाता नहीं है, तो लगा वहाँ पे ऐसे खड़ा होकर कहा कि सर एक मोटिवेशन शायरी सुनाते हैं। तो बोले कि कुछ तो बोलिए, क्योंकि आप अगर किसी के बीच में बोलते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि आपका हेजिटेशन खत्म होता है, आपको बोलना भी चाहिए, बात भी करना चाहिए। कहीं प्रोग्राम होता है वहाँ बात में सुनाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब थक कर नहीं बैठिए, लगातार संघर्ष करते रहिए। तो हम बोले वाह बहुत बढ़िया, चलो कम से कम पढ़ते तो नहीं लेकिन कुछ तो ज्ञान का बात पता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी है कि निरंतर आप पढ़ाई करते रहिए। जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, ये पढ़ाई मत कीजिए कि आपकी पढ़ाई आपको इसीलिए जरूरी है कि जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। आप जीवन में कुछ नहीं कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। कहीं बैठेंगे तो आपको लोगों के बीच में तो लगेगा कि हाँ यार इसके पास काफ़ी नॉलेज है। तो पढ़ाई इसीलिए ज़रूरी है, ये नहीं है कि पढ़ाई करके आप नौकरी ही करें। पढ़ाई का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से पढ़िए, निरंतर पढ़िए और मेहनत कीजिए और सफलता पाइए, हमारा आशीर्वाद है। देखिए नेफ्रॉन के बारे में सोचते कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचना में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन क्या। तो याद रखिए कि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और एक नेफ्रॉन जो होता है, मतलब एक वृक्क में जो होता है लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इसकी पूरी कार्य विधि को समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे बताते हैं कि निर्गमी, यही धमनी जो होती है, धमनी होती है, तो धमनी से ब्लड जो होता है वो निकलता है। यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है, इसमें जो होता है वो ब्लड आता है, और यहाँ से जो होगा वो ब्लड यहाँ पे जाता है। और यहाँ जाने के बाद ब्लड जो होता है वो किडनी में क्या होता है कि यहाँ पे है कि छनाव होता है, और पानी, यूरिया, लवण, ग्लूकोज, और जितने भी जो बच गए पानी, यूरिया, ग्लूकोज, यही जो होता है वो बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। और नलिकाओं से उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और आवश्यक लवण पुनः रक्त में वापस अवशोषित। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जितने भी जो बच गए अवशोषित हो जाते हैं, और रक्त में बचे हानिकारक
अब देखो, अब ये सब तो फिर जो होते हैं कि ग्लूकोज अवशोषित हो गए और शरीर के विभिन्न अंगों को मिल जाते हैं। अब हानिकारक जो बच जाते हैं पदार्थ, मतलब हानिकारक में क्या, जैसे बच गया आपका क्या, पानी, पानी जो बच गया वो मूत्र के रूप में, यहाँ पे मूत्र के रूप में बच जाता है। और मूत्र के रूप में बचने के बाद यहाँ से जो होता है वो नली जुड़ा होता है, यही नली जो होता है वो क्या होता है, संग्राहक वाहिनी। संग्राहक वाहिनी से ये बनता है मूत्र जो होता है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, वो चला जाएगा किसमें, मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी में जाने का मूत्राशय, फिर मूत्राशय से कहाँ, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया आपको ये याद रखना है कि नेफ्रॉन सबसे पहले जो होता है धमनी से यहाँ ब्रिक, यहाँ जो है धमनी से जो होता है वो ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, यहाँ रक्त का छनाव होता है और पानी यूरिया लवण ग्लूकोज आदि बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं। फिर जो होता है कि नलिकाओं में उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये सब जो होता है आवश्यक लवण पुनः वापस अवशोषित हो जाते हैं। रक्त में बचे हानिकारक पदार्थ, रक्त में जो हानिकारक पदार्थ बच गए वो नलिकाओं में डाले जाते हैं, जो नलिका में डाल दिए गए। जो पदार्थ अंत में बचते हैं जैसे यूरिया अतिरिक्त और अतिरिक्त लवण, इन्हीं से मूत्र बनता है। जो बच गया लास्ट में यूरिया और जो अतिरिक्त जल वल बच गए, इसी को मिला के क्या बन जाता है, मूत्र बन जाता है। वही मूत्र जो होता है वो मूत्र मार्ग से बाहर आता है, जिसके कारण जो होता है कि आपको जब मूत्र लगता है, याद रखिए कि जो गोल ब्लाडर होता है उसमें 500 से 600 ml तक जो होता है वो मूत्र जमा हो सकता है। लेकिन जो होता है कि जैसे आधा जमा होता है तो हमको क्या अनुभव होता है, फीलिंग आता है कि हमको जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जैसे लगता है तो फिर जाते हैं। इसीलिए आप बहुत सारा होता है कि लगता है तो नहीं जाते। तो याद रखिए कि जब भी मूत्र बाहर, मतलब उत्सर्जी अंग है, जब भी बाहर आना चाहे तो आपको जाना चाहिए। रोक के रखने से आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब भी मूत्र का उत्सर्जन करना हो तो आप फिर क्या फीलिंग आए तो आप जाइए और मूत्र का विसर्जन करके आइए। तो ये होता है मूत्र का निर्माण और मूत्र का निष्कासन, जो मूत्र बाहर आ जाता है। तो याद रखिए कि सबसे पहले ये होता है कि धमनी से जो होता है वो आया कहाँ पे, तो ग्लोमेरुलस से, और यहाँ पे जितने भी होते हैं वो बोमेन कैप्सूल में जितने भी ग्लूकोज ये सब होते हैं चले जाते हैं, पुनः अवशोषित हो जाते हैं। और जो बच गए एक्स्ट्रा जल लवण, उससे क्या बन गए, उससे आपका बन गए यूरिया, ये सबको मिला के मूत्र बन गया। मूत्र फिर हमारे शरीर से बाहर। एक ये होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि घर के अगल बगल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बार बार मूत्र आता है, मतलब बार बार जो होता है वो पेशाब लगता है। तो क्यों लगता है, तो उनमें शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, मतलब डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रोगी जो होते हैं उसे बार बार तुरंत पेशाब आता है, 2 मिनट 4 मिनट में, वो परेशान रहते हैं। तो किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। किडनी अगर काम करना बंद कर दिया तो रक्त छनेगा नहीं। सारा जो खेल है वो शरीर में किसका है, खून का ही है। नहीं है कि जैसे ऐसे दुनिया में हम क्या कहते हैं कि सारा खेल जो है वो किसका है, पैसा का। हमारे शरीर में सारा खेल किसका है, वो खून का। इसलिए कहता है कि हमारा इससे खून का रिश्ता है। नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आप लोग घूमने जा रहे हैं और 4 गो दोस्त गए और यहाँ पे गए तो क्या, अभी तो इतना ज़्यादा ये चल गया है, सोशल मीडिया का जमाना है कि जाएंगे घूमने, लगता है कि क्या, तो बोलेंगे ये आई एम फ्रॉम, मतलब क्या बोलेंगे, हम दोनों भाई हैं, लेकिन मतलब मम्मी अनोदर मदर से, मतलब वो अनोदर मदर से आए, लेकिन हम दोनों का खून एक है। अभी दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन आप लोग दोस्ती यारी कीजिए, लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपको पढ़ाई करना। तो देखिए ये तो समझिए कि कैसे होता है कि संग्राहक नली जो है, मूत्र जो होता है वो मूत्राशय से होकर मूत्राशय से मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय तक और मूत्रमार्ग से बाहर जाएगा। ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। इससे लास्ट में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बताएंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है कि हाँ इसकी संरचना के बारे में बताना है। अब देखिए एक इसमें है कि दिख रहा होगा कि डायलिसिस क्या होता है। अब कभी कभी सुने होंगे ना कि किडनी किसी का खराब होता है, तो वैसे रोगी जिसमें जो होता है अवशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, और रक्त जो होता है कि रक्त उसमें छन नहीं पाता, मतलब किडनी काम नहीं करता, तो उसको डायलिसिस का जरूरत पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अपोहन। अपोहन जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है और रक्त से गंदे पदार्थ जैसे यूरिया, अतिरिक्त पानी, लवण आदि नहीं निकल पाता है, तब मशीन की सहायता से रक्त को साफ करने की प्रक्रिया को डायलिसिस करते हैं। मतलब शरीर से जो होता है वो जितने भी गंदे पदार्थ जैसे लवण हो गए, जल हो गया, ये सब बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो मशीन के द्वारा ये जो काम करवाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अब डायलिसिस कैसे होता है, यहाँ पे देखिए कि जैसे ये अशुद्ध रक्त, हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त ये गया, यहाँ पे एक डायलाइजर जो होता है मशीन लगा हुआ होता है। अब डायलाइजर मशीन से क्या होता है कि डायलिसिस ड्रम में, इसमें क्या होता है कि जितने भी गंदे पदार्थ
ये सब होता है, ये कहाँ आ जाते हैं, इसमें जमा हो जाते हैं। और फिर क्या हुआ कि रक्त इसमें जो होता है कि इसमें साफ हो जाता है, और साफ रक्त जो होता है वो शरीर में वापस आ जाता है फिर। तो ये जो काम होता है ये पूरी पूछा जाता है कि डायलिसिस में जो होता है वो किस मशीन के द्वारा, डायलाइजर के द्वारा होता है। किसको होता है, तो जो रोगी के शरीर में लवण जल गंदे पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं कि डायलिसिस के द्वारा ठीक किया जाता है। बताइए समझे कि नहीं, मजा आ रहा है। चलिए, तो ये डायलिसिस हो गया। इसमें होता है कि डायलिसिस मशीन में लगे डायलाइजर एक रक्त विशेष झिल्ली, जैसे इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कि आसानी से जो होता है वो मतलब जो पदार्थ होते हैं जरूरत का वो आर पार चले जाते हैं। यूरिया अतिरिक्त ये सब झिल्ली के पार जाकर द्रव में, मतलब झिल्ली के पार जाकर ये सब द्रव के रूप में गंदे पदार्थ के रूप में बैठ गए, रक्त छना गया। रक्त छनाने के बाद जो होता है वो हमारे शरीर में फिर वापस भेज दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है काफ़ी कठिन रहती है। डायलिसिस पे आदमी बहुत दिन तक नहीं रह सकता है, क्योंकि बार बार 7 दिन 10 दिन ये सब पे जो होता है ब्लड को साफ कराना पड़ता है। इसलिए शरीर पे ध्यान देना चाहिए जितने भी होता है। कभी बोला जाता है कि अल्कोहल ये सब पीने से भी किडनी जो होता है वो खराब होता है, तो अल्कोहल का सेवन नहीं कीजिए, ये सब खराब चीज होती है। अब देखिए, विचार करना है। विचार आपको क्या करना है कि कभी आप सुनेंगे अंगदान, रक्तदान, कहीं कहीं लिखा होता है शिविर में रक्तदान महादान। हम लोगों ने बहुत बार रक्तदान किया है। रक्तदान कर सकते हैं। आपसे तो पता है कि ह्यूमन के शरीर में जो होता है एडल्ट में खून कितना होता है, 5 से 6 लीटर। और आरबीसी का काल भी बताए थे, रेड ब्लड सेल का 120 दिन का होता है। 120 दिन में पुनः जो होता है वो शरीर में खून बन जाता है। देखिए, तो मतलब 120 दिन करने का मतलब 4 महीने में। तो रक्त अंगदान कैसे होता है, तो अंगदान का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में दान देना। मतलब वैसे व्यक्ति के जीवन में दान देना है कि जिसका शरीर जो है किसी चोट के, कोई अंग जो है वो चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, कोई बीमारी की वजह से काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा था, क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा से अपने अंग को दान दे सकते हैं। अपने अंग को दान दे के हम क्या कहेंगे, अंगदान महादान, और उसका जीवन जो है हम बचा सकते हैं। ये होता है कि कभी कभी आदमी का जो होता है वो ब्रेन यहाँ पे होता है कि ब्रेन डेथ, अगर आदमी का जो होता है मस्तिष्क की मृत्यु, मतलब ब्रेन डेथ, मतलब ब्रेन डेथ हो गया, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसके बाद भी जो होता है हम हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े, आंत और आंखें दान किए जा सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। या दानदाता और उनके परिवार की सहमति से, जब भी अंगदान किया जाता है तो दानदाता जो होते हैं और उनके परिवार की सहमति से किया जाता है। रक्तदान नियमित रूप से किया जा सकता है जिससे किसी घायल बीमार व्यक्ति की जान बचाई जा सके। एक स्वस्थ, एक यहाँ पे स्वस्थ जो व्यक्ति होता है रक्त या अंगदान कर सकता है, इससे किसी की जीवन की रक्षा। मतलब आप अगर स्वस्थ हैं, जाइएगा तो डॉक्टर चेक करता है कि आपका सब चीज ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपका अंग जो है आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। रक्तदान कैसे होता है, तो रक्तदान में जाइएगा तो आपको क्या करेगा, रक्तदान में यहाँ पे ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन से जो होता है कि ब्लड धीरे धीरे खींच के, यहाँ पे एक पैकेट होता है, इसमें खींच लिया जाता है ब्लड, और ये व्यक्ति की नस से रक्त लिया जाता है, यह रक्त थैली में एकत्र किया जाता है। इस रक्त की जांच की जाती है। अब जांच किया जाएगा कि आपका ब्लड कौन सा है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, जो भी होगा, जिस मरीज को जरूरत होगा उसको दे दिया जाता है। जब ब्लड देने जाइएगा तो आपको मिलता है केला, सेब, ताकि क्या होता है कि जैसे ब्लड जाएगा तो थोड़ा सा एनर्जी कम होता है। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए जो होता है वो आपको कुछ खाने के लिए जाता है, खाइए और खून दीजिए। खून को ऐसे दान करना चाहिए कि आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पे आप जो खून है वो दान एक बार कर सकते हैं। जिसके शरीर जो एडल्ट हो गए हैं, जो स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। अब ऐसा ना कि खुद तुम कुपोषण का शिकार हो, चले गए खून देने, मालूम चलेगा कि रास्ता में आते आते क्या हो गए, वहीं गिर गए, रक्तदान महादान सब हो गया वो बर्बाद। हालांकि रक्तदान करना चाहिए। देखिए, अब जो एक टॉपिक है आपका, पादप में उत्सर्जन कैसा होता है, कि जैसे हमने पढ़ा मानव में उत्सर्जन कैसा होता है, तो मानव में पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, उसको उत्सर्जन करने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं। किडनी होते हैं एक जोड़ी, और क्या होता है, मूत्रवाहिनी जो होते हैं एक जोड़ी होते हैं, मूत्राशय एक होता है और मूत्रमार्ग एक होता है। तो पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, पादप में उत्सर्जन करने के लिए रंध्र होते हैं जो स्टोमाटा में पाए जाते हैं बहुत सारे। उसमें ये जो होते हैं लेंटिसेल होते हैं। और ये जो होता है कि क्या इसमें भी वेस्ट होते हैं, कि जैसे ह्यूमन बॉडी में होते हैं वेस्ट, वैसे ही प्लांट में होता है। तो प्लांट वेस्ट के रूप में क्या होता है, समय ऑक्सीजन बनती है, या ऑक्सीजन रंध्र और लेंटी के माध्यम से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है, किसमें, वेस्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जो ऑक्सीजन का जरूरत हम लोग को है। अगर ये बाहर नहीं निकलता तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रह पाते। तो प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन बनती है, यह ऑक्सीजन रंध्र और लेंटी सेल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। यही जो होता है, ये जो होता है, ये पूरा क्या है, स्टोमाटा, और इसी के द्वारा जो होता है खुलता है और फिर बंद होता है। और ये हो गया लेंटी सेल।
अब देखिए अतिरिक्त जल, मतलब अब बहुत ज़्यादा जब होता है कि अतिरिक्त, जैसे पानी हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो जैसे पौधे को पानी देते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे घर में कुछ सामान वामान खरीद के लाए होंगे, साग सब्जी ये सब, तो प्लास्टिक में बंद करके रख देते हैं। जब सुबह में देखते हैं तो प्लास्टिक में जो होता है वो पूरा पानी का छोटा छोटा बूंद जो होता है वो जमा हो जाता है, मतलब वो वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। पौधे अतिरिक्त पानी को वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों के जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल, जैसे पत्ती है, अब पत्ती से यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी है जलवाष्प वो बाहर निकल जाते हैं। ये हो गया। अब देखिए अनअवशिष्ट पदार्थ कुछ और भी होता है कि जैसे हमारे शरीर में जो होता है कि अनअवशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो सब मिलकर क्या बनाता है मूत्र, ऐसे ही इसमें कुछ होते हैं कि कुछ जैसे पुरानी पत्ती, जैसे प्लांट जो होता है पौधा जो होता है उसमें पुरानी पत्ती हो गया, उसका छाल हो गया, फल हो गया, फल में जमा कर देता है। जैसे जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है वो पुराना पत्ती हो गया, छाल हो गया, फल, और धीरे धीरे क्या होता है वेस्ट के रूप में वो नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। जब ये पत्तियां छाल गिर जाती है तो अवशिष्ट पदार्थ, जैसे ही गिर जाएगी तो फिर अवशिष्ट पदार्थ। इसीलिए जब मौसम आता है ऑटोमन, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं इसके पूरा झड़ जाते हैं, मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो निकल जाता है, इस टाइप के हो जाते हैं। गिरने पर अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल गया, देखिए यहाँ पे जो होता है गिर के ये सब बाहर निकल गया। गोंद रोल और लेटेक्स जो होता है, इसमें होता है कि बहुत सारा गम, कई कोई भी देखते होंगे प्लांट को जब काटता है उसमें गोंद जो होता है गम जैसा जो होता है। जैसे पहले पता है कि होली में क्या करते थे, होली जब आने वाला रहता था 4-5 दिन पहले से हम लोग प्लान करके रखते थे कि उसमें जो रस है वो रस को लेके आएंगे और फेंक देंगे। रस को फेंकने से क्या होगा कि दाग नहीं छूटेगा। तो वो सब क्या होता है कि जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं वेस्ट पदार्थ ही होते हैं, जैसे पदार्थ बनाते हैं ये भी उत्सर्जन के ही रूप है। जितने भी हो गए गोंद हो गए, लेटेक्स हो गए, वो सब ये जो होता है कैसा दिखाई देगा, ये गोंद, ये जो होते हैं रोल जैसे निकलते हैं, ये देखे होंगे आम के पेड़ पे, ये होते हैं गोंद। ये सब ये जितने भी होते हैं, जैसे अकवन का पेड़ देखोगे उसमें निकलता है ऐसे दूध, लेटेक्स। ये सब जो होते हैं कि हम देखते हैं, और ये सब भी होते हैं वो कौन सा होता है पदार्थ के, मतलब पौधे के जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। बताइए इतना समझे कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये पूरा क्वेश्चन के बाद आपका जो ये सीरीज था, बताइए कैसा लगा, मजा आया? ये पूरा के बाद आपका एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन देते एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। जो नेफ्रॉन के बारे में हमने बताया था कि नेफ्रॉन क्या, तो नेफ्रॉन का आपको फोटो बना लेना है, उसके क्रिया विधि के बारे में लिखना है कि कैसे कैसे जो होता है उसकी क्रिया विधि जो होती है वो होती है। पूरा नेफ्रॉन के बारे में ऐसा लिखना है कि कैसे हो के ये मूत्र मार्ग से जाती है, कैसे यहाँ पे मूत्राशय होता है, कैसे गोल ब्लैडर होता है, इसके बारे में पूरा आपको बनाना है। उत्सर्जी उत्पाद अब कैसे बनाना है, तो नेफ्रॉन के बारे में लिख देंगे कि नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और एक ब्रिक में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और इसकी क्रिया विधि मतलब फोटो बना देना, सब लिखना है कि सबसे पहले धमनी के द्वारा जो होती है वो मतलब ब्लड होके आती है। उसके बाद जो होता है कि जितने भी और जो बच गए लवण ग्लूकोज ये सब जो होता है वो बोमेन सपोर्ट में जमा हो जाता है। फिर वहीं से जो अवशेष बच गए जल लवण ये सबसे क्या बनता है, मूत्र बनता है। फिर जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, हमारे शरीर में जितना भी होती है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, उसके द्वारा जो मूत्र होता है वो बाहर निकलता है। ये पूरा प्रोसेस लिख लेना, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको लिखना ही है, अगले क्लास में पूछेंगे। या फिर अगर आप लिख लेते हैं तो कमेंट में आप लिखिए कि हाँ सर क्वेश्चन आ गया, लिख लिए, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, हम इसका आंसर भी देंगे। देखिए उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का, तो पादप कौन कौन सा विधि का होता है, तो पादप कौन सा विधि यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और उसके अतिरिक्त भी होता है, पौधे कैसे कैसे बताएं कि पत्तियों के रूप में जमा कर देते हैं, फल में जमा कर देते हैं उत्सर्जी पदार्थ, जो धीरे धीरे क्या होता है झड़ जाते हैं। फिर जो होता है उत्सर्जी पदार्थ गोंद हो गया, रोल हो गया, लेटेक्स हो गया, वो सब के रूप में भी बाहर निकलते हैं। तो इसी के बारे में लिखना है, ये सब दिया हुआ है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार का होता है, मूत्र कैसे बनता है, तो अगर क्या होता है मूत्र, अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो मूत्र क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। कम पानी पिएंगे तो मूत्र क्या होगा, कम पानी। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो मूत्र जो का नियमन कैसे होता है, तो मूत्र जो होता है वो आसानी से यूरिया को बाहर निकाल लेता है। और कम पानी पिएंगे तो धीरे धीरे जो होता है वो हमको क्या, मूत्र जो होता है मतलब उसका फील कम आएगा, और धीरे धीरे क्या होता है जो पानी होगा शरीर से ऑब्जर्व करता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि दिन में आप 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, और मूत्र जितना ज़्यादा है उतना सही है, क्योंकि किडनी जो होता है उससे पता चलता है कि आपको प्रॉपर काम करता है। इसमें क्या करना है कि आपको जो होता है वो किडनी का फोटो बना लेना है, ठीक है। और किडनी के बारे में पूछा था कि किडनी कहाँ होता है, किडनी के बारे में बताएं। यही जो होता है कि हमारे शरीर में जो होता है वो
यहाँ पे होता है एब्डोमल, जिसको बोलते हैं उदर गुहा। इसी के पास यहाँ पे होता है कि लीवर, और इसी में जो होता है जितना इसी में पाया जाता है पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत सब। यहीं पे जो होता है वो साइड में क्या पाया जाता है, किडनी, जो यहाँ पे दिखाई देगा आपको पीछे में। दर्द कभी भी यहीं होता है। तो ये पूरा आपको याद रखना है, और 2-4 क्वेश्चन, एक आपको क्वेश्चन देते हैं, उसका आप जवाब हमको कमेंट में लिखिएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन लिखते हैं। यूरिक अम्ल जो होता है वो किसमें अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है? चलिए आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ये आपके लिए आज का प्रश्न है, और आपको आंसर जो है वो कमेंट में लिखना है। और बताइए आज का क्लास कैसा लगा, मज़ा आया पढ़ के? लग रहा है कि हाँ सर मज़ा आया, सब चीज़ समझ में आया। कोई दिक्कत होगा और जो आंसर बताया उसको कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपको मुझे भी लगे कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और मज़ा आए। बाकी ये जो है कि आपका जो पूरा जय प्रक्रम का जो चैप्टर था, जो वो पूरा खत्म हो चुका है। अब जो है आपका एक जो है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का खत्म हो गया, बायोलॉजी का खत्म हो गया। अब जो होगा आपका आएगा भौतिकी का। आप नियमित पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में दिक्कत है, आप कमेंट में लिखिएगा, तो फिर उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे बहुत आसान तरीके से, और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर आपसे मिलेंगे। तो पढ़िए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।